हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूटेट के आवेदन जो है मांगे जा चुके हैं। आपका पेपर जो होना है वो नवंबर के अंतिम शनिवार को यानी कि 27। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूटेट के मार्क्स आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग के टाइम पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो उसके लिए आप सभी को इस चीज़ के लिए तैयार होना है, एक अच्छा स्कोर यूटेट में लेके आना है, जिससे आपकी जो आगे का रास्ता है वो इजीली आपको एक्सेस दे उस चीज़ के लिए। तो आप टारगेट कीजिएगा कि एक अच्छा स्कोर आप यूटेट में लेके आएँ। तो उसके लिए हमने एक सीरीज़ लॉन्च करी है, यूटेट के मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम इस सीरीज़ में बात करेंगे PYQs को लेके आए हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, कि किस तरीके से आप, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, और उन पैटर्न को समझने के बेसिस पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहते हैं कि आपके किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज़ के साथ साथ बीच में थ्योरेटिकल क्लासेस भी आएंगी। आप उन सब चीज़ को लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको सारा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में जो यूटेट का पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट के CDP वाले सेक्शन को। ठीक है, इस वीडियो में हम छोटे छोटे लेक्चर्स लेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्यू के 30 क्वेश्चन को करेंगे, और थोड़ा बहुत जो उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरीज होंगी उनको भी समझेंगे साथ ही साथ में। देखिए, शुरू करते हैं। CDP का ये सेक्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में भाषा के विकास के निश्चित क्रम क्या होता है। ठीक है, निश्चित जो क्रम पूछा है वो क्या होता है। बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। ठीक है, ये 4 सेक्शन रहते हैं। अब आपको इसको याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूँ। ठीक है, LSRW। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, LSRW। L से हो गया आपका लिसनिंग, S से हो गया स्पीकिंग, R से रीडिंग, W से राइटिंग। तो LSRW आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? LSRW आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर B में। आपका ऑप्शन B ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। अब देखिए, पहला तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, साथ ही साथ समझना है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है। तो आप पेपर का पैटर्न इस क्वेश्चन से समझ सकते हो कि आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा था। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, लगभग 2 से 3 स्टेटमेंट आपके पेपर में पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो स्टीफन रहेगा। स्टीफन ने ये कहा था कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक शैक्षणिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि मानसिक आयु के बारे में इसका जो वैसे राइट आंसर है बिने और साइमन, लेकिन इसका जो राइट आंसर वैसे होना था, ये आंसर जो बिने और साइमन ने दिया था, इन्होंने दोनों ने मिलकर क्या किया था, IQ का कॉन्सेप्ट किया था। ठीक है, और मानसिक आयु की अगर बात करें तो बिने इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में बिने और साइमन एक ही साथ C में दिया है, तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन IQ का कॉन्सेप्ट की बात करें जो 1905 में दिया गया था, जिसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, MA/CA/100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। MA दिखाता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ठीक है, उसको 100 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका निकल जाता है IQ का कॉन्सेप्ट। IQ ऐसे निकालते हैं। ठीक है, IQ से भी 2-3 क्वेश्चन बने हैं, इसलिए समझते रहेगा कि क्या क्या टॉपिक आपके जरूरी हैं। ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, CWSN का संबंध है। ठीक है, फुल फॉर्म पूछ दी गई है, फुल फॉर्म भी 2-3 क्वेश्चन की आई है, आगे देखेंगे। इसका जो फुल फॉर्म होती है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ऑप्शन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन B, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, यहाँ पर चिल्ड्रन विद स्पेशल क्लास है। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोध व भय क्या है। अब समझ सकते हैं कि देखिए, एंगर और आपका भय, फियर, ये क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए, ये एक टाइप ऑफ इमोशंस होते हैं, संवेग होते हैं। ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत विकास में लिविडो शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। देखिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, व्यक्तिगत विकास होता है, तो उसमें किस मनोवैज्ञानिक ने, किस साइकोलॉजिस्ट ने लिविडो शब्द का प्रयोग किया था। इसका जो राइट आंसर होता है फ्राइड, सिगमंड फ्राइड थे, इन्होंने लिविडो शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था।
क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था। देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पूछा गया कब से लागू हुआ नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि संसद में कब पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009, ठीक है। याद रखिएगा 4 अगस्त 2009 को। अगर ये लागू होने की बात करता है तो 1 अप्रैल 2010 से ये, ठीक है, 2010 से ये हमारे पूरे देश में लागू हुआ था, JNK को छोड़ के, ठीक है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के ये पूरे देश में लागू हुआ था। लेकिन संसद में कब पारित हुआ था, 4 अगस्त 2009 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, NEP का पूरा नाम क्या है, NEP 2020 का पूरा नाम क्या है। बहुत सारे इसके जो फ्लो में बोलते हैं तो इसको बोल देते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जबकि इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ऑप्शन बी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, कहीं पे पढ़ाया भी जाता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर ये इसका राइट आंसर देखेंगे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1988 को कहा जाता था, ठीक है। आगे चलते हैं, 86 को, सॉरी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, आप अपनी कक्षा में परिश्रम से पढ़ाते हैं तथा बालक भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, परंतु कुछ बालक शीघ्रता से सीखते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन है, अधिगम व्यक्तिगत होता है, कुछ बालकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ बालकों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उपरोक्त सभी। देखिए रीजन क्या क्या हो सकता है। देखिए आप स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है इसके बारे में आप नहीं बता सकते, और हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि किसी बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, और सेम ऐसे ही हमेशा किसी बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिगम व्यक्तिगत होता है, ठीक है। आप अगर पर्सनैलिटी को पढ़ोगे, ठीक है, और लर्निंग को पढ़ोगे, उसमें देखिए पर्सनालिटी और लर्निंग ये दोनों चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। तो यहाँ पर अगर अधिगम की बात करते हैं तो हर एक चिल्ड्रन का अधिगम जो होता है वो उसका व्यक्तिगत होता है, उसके पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी क्या है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन ए जो राइट आंसर होगा, अधिगम जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन है आपका कौशल अर्जन करना, ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यक्तिक समायोजन, ज्ञान अर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कौशल अर्जन करना सीखना नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि आपने एक स्किल सीख ली और बाकी कुछ नहीं सीखा। तो आपको अगर आपने सीखा, अगर आप एक एक्चुअल मीनिंग में आपने लर्निंग करी, तो मैं बोलूँगा कि सभी बोलेंगे कि लर्निंग एक स्किल को एक्यूप कर लेना, एक्विजिशन कर लेना नहीं माना जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। लर्निंग तभी तक उपयुक्त है जब तक आपके व्यवहार में पूरी तरह चेंजेस ना आ जाए, एक अच्छा पर्सन निकल के ना आ जाए, तब तक लर्निंग का जो है 100% रिजल्ट नहीं देखा जा सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। आप एक स्किल अचीव कर रहे हो वो लर्निंग नहीं कहलाएगी। व्यक्तिक समायोजन मतलब आप व्यक्तियों के बीच में अपना समायोजन कर ले रहे हो, समाज में अपना समायोजन कर ले रहे हो, तो उसमें भी सीखने का मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभार आपको लगता है कि ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ऑप्शन ठीक है, परंतु हमेशा उस ऑप्शन की तरफ जाना होता है आपको जिसमें आपका चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन। आगे चलते हैं, देखिए शिक्षा एक द्विध्रुवी प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षा देखिए किसने कहा था, ठीक है, ये स्टेटमेंट पूछा गया किसने कहा था, तो एडम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसने कहा था। देखिए एडम्स ने बोला था शिक्षा, एजुकेशन और टीचर, तो इन दोनों के बीच में एजुकेशन घूमती रहती है, एजुकेशन और टीचर, ठीक है। लेकिन अब इसमें आगे एक और परिभाषा दी गई थी जॉन डीवी के द्वारा, ठीक है। जॉन डीवी कहते हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। इसमें एजुकेशन, टीचर और सोसाइटी यानी कि समाज, ये 3 चीज़ें आती हैं। तो हो सकता है अगली बार ये पूछ दे कि शिक्षा त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, किसने कहा था, तो ये डीवी ने कहा था। यहाँ पर द्विध्रुवी प्रक्रिया पूछी है तो एडम्स ने, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षक द्वारा छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना किस प्रकार का पुनर्फलन है, ठीक है। आप एक क्लास में पढ़ा रहे हो, आपने क्वेश्चन किया क्लास में बच्चों से, और एक बच्चे ने उसका सही आंसर दिया और आपने उस आंसर को व्हाइट बोर्ड में लिख दिया या श्यामपट्ट में लिख दिया, तो ये किस प्रकार का पुनर्फलन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट, ठीक है, रेनफोर्समेंट, ठीक है। आपका हो जाएगा धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। आपने उसको बच्चे को एक पॉजिटिव नॉन वर्बल रेनफोर्समेंट दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चे को आपने उसके आंसर को लिख कर उसको एक धनात्मक पुनर्बलन दिया, जिसको अशाब्दिक पुनर्बलन दिया, जिसको
जिससे क्या होता है कि बच्चे को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उसका आंसर सही है करके, ठीक है। आपने उसके आंसर को श्यामपट्ट पे लिखा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। अब देखिए, अगर आप किसी एज ए टीचर किसी स्टूडेंट की तारीफ कर रहे हो तो ये पूछ रहा है कि आप तारीफ कहाँ पर करोगे, इंडिविजुअल करोगे, व्यक्तिगत करोगे, मतलब किसी एक आदमी से करोगे या उससे खुद बच्चे से करो, लोगों के बीच में करोगे, उपरोक्त तो दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोनों लोगों के बीच में होगा, ठीक है। एक बच्चे को उसको सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा, जब उसकी प्रशंसा होगी वो लोगों के बीच में होगी। जैसे पीटीएम होता है, ठीक है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, उसमें आपका अगर बच्चे अच्छा है तो अगर उसकी तारीफ टीचर कर रहा है तो आपको भी अच्छा लगेगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लोगों के बीच में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, सीसीई का पूरा नाम क्या है, ठीक है। सीसीई का पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन मूल्यांकन के संबंध में ये सीसीई वर्ड इनोवेट किया गया था। इसका ऑप्शन राइट आंसर बी हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, पाठ योजना में पंचपदी प्रणाली किसने दी थी। अब देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, पूछता है कि ये कथन किसने कहा था, ये इनोवेशन किसने किया था इस चीज़ का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 15 का बी, हर्बर्ट ने क्या किया था, पंचपदी प्रणाली, जो लेसन प्लान्स बनते हैं उसमें पंचपदी प्रणाली दी थी हर्बर्ट ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सुकरात की विधि कहा जाती है। देखिए, सुकरात जो थे वो जो अरस्तु, सुकरात और प्लूटो थे, ये एक टाइप ऑफ उसमें आते हैं, मनोवैज्ञानिक में आते हैं। तो इन जो सुकरात की उनकी जो लर्निंग जो मेथड कहा जाता है वो प्रश्नोत्तर विधि पर ज़्यादा फोकस करते थे कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रश्नोत्तर होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रश्नोत्तर होने चाहिए ताकि स्टूडेंट के जो है कॉन्सेप्ट हो क्लियर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि को फॉलो करने के लिए कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए थॉर्नडाइक बहुत जरूरी है, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए सीखने के 3 प्रमुख नियमों का सही क्रम क्या है, ठीक है। थॉर्नडाइक का सही क्रम क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेडिनेंस, एक्सरसाइज एंड एफर्ट, ठीक है, इफेक्ट, सॉरी, रेडिनेंस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट जो है आपका राइट आंसर। तत्परता, अभ्यास एवं प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, 3 नियम दिए थे इन्होंने, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मनोवैज्ञानिक ब्रिजेज के अनुसार जन्म के समय कौन सा संवेग होता है, ठीक है। देखिए, संवेग जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। एक देखिए, एक क्वेश्चन संवेग का पहले भी आ चुका है, क्रोध और भय क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको संवेग से देखने को मिल रहा है कि मनोवैज्ञानिक जो ब्रिजेज है उनके अनुसार जन्म के अनुसार कौन सा संवेग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तेजना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्तेजना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गए, 17 के बाद सीधे 22 आ गया, आगे नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 18 से ही शुरू कर लेते हैं। पहले 18 क्वेश्चन है, कौन सा वंचित बालक है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वंचित बालक है, सामाजिक रूप से वंचित, सांस्कृतिक रूप से वंचित, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। जो बच्चा है वंचित हो सकता है समाज से भी और सांस्कृतिक रूप से भी, सोसाइटी से भी और कल्चरली रूप से भी आपको बच्चा वंचित हो सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, किस बाल मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैलेंटाइन, ठीक है। अब देखिए, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट हैं, आपको इनके लिए डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है, डीप में पढ़ना जरूरी है। अभी तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन ये स्टेटमेंट आपके लिए आने वाली वीडियोज में लेके आऊँगा कि कौन किसने कब क्या कहा था, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सी आवश्यकता निम्न स्तर की आवश्यकता है। देखिए, मैस्लो का पिरामिड पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इस टाइप का मैस्लो का पिरामिड था, इसमें 5 टाइप की कैटेगरी डिवाइड करी थी इसने। तो जो सबसे नीचे था वो दैहिक आवश्यकताएं थी, ठीक है। जो इंसान की सबसे निम्न स्तर की चीज़ें होती हैं वो उसकी दैहिक आवश्यकताएं, फिजिकल नीड्स होती हैं। उसके बाद वो जाता है सेफ्टी की तरफ, ठीक है। इस तरीके से वो उसकी 5 जो है स्टेजेस जाती है और लास्ट स्टेजेस जाती है वो आत्मसिद्धि, ठीक है। सबसे नीचे दैहिक आवश्यकता, उसके बाद सबसे ऊपर जो रहती है वो आत्मसिद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैहिक आवश्यकता सबसे नीचे रहती है, ठीक है। कोई भी इंसान सबसे पहले अपनी फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए कार्य करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किससे संबंधित है, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसके अंतर्गत
1988 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। इस ऑपरेशन का संबंध था कि हर विद्यालय में को एक ब्लैक बोर्ड कंपलसरी करना विद्यालयों में, ठीक है। तो इस योजना का संबंध इससे था। 1988 में ये योजना आई थी, लेकिन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1988 में। अब क्वेश्चन नंबर 22 ऊपर है, देखते हैं। देखिए 22 हो गया था। ब्रिजेज के अनुसार जो है उत्तेजना बच्चों में पहले से होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या है? देखिए पर्सन टू पर्सन जो है, जो बच्चों में विभिन्नताएं आती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं, उसका रीजन पूछ रहा है। आनुवंशिकता बिल्कुल हो सकती है, आनुवंशिकता हो सकती है। बच्चों के माता पिता के जेनेटिक्स जो है बच्चों में आते हैं, तो इसलिए आनुवंशिकता उसका रीजन हो सकती है। वातावरण का प्रभाव बिल्कुल हो सकता है, किस वातावरण में बच्चा पल रहा है, बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट बिल्कुल पड़ता है बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे। अगला है मानसिक विचारों का प्रभाव, बच्चे के मेंटल थॉट्स उस पर क्या आ रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानकीकृत परिरक्षण के गुण क्या है? ठीक है, देखिए आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट ले रहे हैं, तो उसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है पूछ रहे हैं। विश्वसनीयता, रिलायबल होना चाहिए टेस्ट में, मानक होना चाहिए, नॉर्म्स पे होना चाहिए, वैधता वैलिड होनी चाहिए, और ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। एक क्या स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है उसके लिए आपको ये सभी गुण मानक परीक्षण के गुण हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसने कहा था? देखिए एक और स्टेटमेंट आ गया है, व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की उपज है। व्यक्ति का जो हेरिडिटी है यानी आनुवंशिकता है, उसका प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर, और वातावरण मतलब उसकी क्लाइमेट, उसके आसपास के एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट दिया था वुडवर्थ ने, ठीक है। वुडवर्थ ने कहा था व्यक्ति वंशानुक्रम और वातावरण की उपज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किसने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था? ठीक है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत दिया था आपका। अभी एक क्वेश्चन और आया था इससे, ठीक है। जो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम उसी से संबंधित है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा जाता है इसे, थॉर्नडाइक ने दी थी ये, ऑप्शन ए, ठीक है। बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था इसने, ठीक है। बिल्ली को एक केज में बंद करते और उसके बाद वो क्या करती थी, लीवर प्रेस करती थी, जिससे उसको मछली का टुकड़ा खाने को मिलता था। इस टाइप का इसका एक्सपेरिमेंट था। अगर आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है इसकी एक्सपेरिमेंट की, जिसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये 3 नियम निकल के आए थे, जिसे कहा जाता है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, बुद्धि लब्धि का गणना का सूत्र क्या है? मैंने आपको बताया था MA, ठीक है, शॉर्ट में याद कर सकते हैं आपको, MA/CA × 100, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेगा तो आपका IQ निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसिक आयु बट्टा शारीरिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100 करोगे तो आपके पास IQ निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला है FLN का पूरा नाम क्या है? देखिए अगर आप डाइट में हैं तो आप अपने FLN का टेस्ट बहुत बार करवाए होंगे स्कूलों में जाकर, जिसकी फुल फॉर्म होती है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे चलते हैं, एजुकेशन का सही क्रम क्या है? जो है शिक्षा का जो सही क्रम पूछ रहा है, इसमें किस तरीके की शिक्षा पहले बच्चों को दी जानी चाहिए? 29 का विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, विशेष शिक्षा। सबसे पहले स्पेशल एजुकेशन होती है, स्पेशल एजुकेशन उन बच्चों के लिए होती है जो स्पेशल वो होते हैं। उसके बाद एकीकृत शिक्षा, उसमें अगर जैसे उन टाइप के बच्चों में फिर उसके बाद उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसमें एकीकृत शिक्षा उसके बाद दी जाती है। उसके बाद समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सारे टाइप के बच्चे जो है एक छत के नीचे एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाती है, ठीक है। जो इसका सही क्रम है, पहले बच्चे को विशेष स्पेशल एजुकेशन की जरूरत होती है, उसके बाद इंटीग्रेटेड एजुकेशन की जरूरत होती है, उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा की उसके बाद जरूरत होती है, ठीक है। आगे चलता है, अंतिम क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? ठीक है, अब ये देखिए IQ से संबंधित ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कौन सा
टॉपिक आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो IQ जो होता है, नॉर्मल IQ पूछ रहा है, ये नॉर्मल IQ होता है 90 से 110 के बीच में, ठीक है। 110 से जो ऊपर जाते हैं वो IQ जिनका अच्छा होता है तो उस कैटेगरी में काउंट होने लग जाते हैं। आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। अल्प बुद्धिलब्धि और इस तरीके से इनको कैटेगराइज डिवाइड किया है। 80 90 से कम, 100 से फिर 110 तक नॉर्मल है, 110 से प्लस इसको क्या कहा जाता है, फिर 150 से ऊपर क्या कहा जाता है, 160 से ऊपर क्या कहा जाता है। इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन नामों को पढ़ना भी जरूरी है। हो सकता है कि अगली बार क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, ठीक है। तो आपने देखे CDP के 2024 के प्रश्न पत्र के CDP के 30 क्वेश्चन, और हमने डिटेल में उन क्वेश्चनों के आसपास के जो सराउंडिंग क्वेश्चन जो है कवर किए जा सकते थे उनके बारे में भी बात करिए। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में एक अच्छा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा अगर हम चाहते हैं कि इस सीरीज को आगे बढ़ाया जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।